ओपी और जो किसान उपयोग कर रहे हैं उनका, और धीरे धीरे जो जमीन की क्वालिटी है हमारी धरती माँ की, वो क्वालिटी गिर रही है, वो क्वालिटी बच नहीं पा रही है। दिनों दिन हमारी जो भूमि है उसकी क्वालिटी में बहुत अंतर आते जा रहा है। हमें बहुत इस योगाहार की बदौलत ऐसा लगता है कि नर्मदापुरम में हम लोग काफी इस जमीन को बचा पाएंगे। इस बार हमने कोई भी केमिकल फंगिसाइड यूज नहीं किया, और इसमें बहुत पैसा जाता था केमिकल फंगिसाइड में, जो आज हमारा टोटल बच रहा है। और हम लोग अब पूरा तरीके से ट्राइकोडर्मा और अपनी दोनों फंगसों पे, सूडोमोनास, ये दोनों फंगसों पे आ गए हैं। ये काफी हद तक हमारी कंट्रोल करती है। अगर किसी के जैसे बोने में या फसल में किसी को लगाना हो तो मुझसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। तो ट्राइकोडर्मा के उपयोग से सबसे अच्छा है कि आप उसको सीड के साथ दे दें, और जब आपके खेत में नमी रहती है, नमी के साथ आप बढ़िया, हम लोगों ने इस बार बढ़िया उसका एक प्रैक्टिकल किया कि जो गोबर के छोटे छोटे लड्डू बनाए, और उन लड्डुओं में ट्राइकोडर्मा हम लोगों ने बढ़िया, जैसे अपन लोग कंडे बनाते हैं ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनवा लिए, और उसमें ट्राइकोडर्मा मिला दिया। और उसके बाद वो लड्डुओं को खेत में डालने में बहुत इजी रहता है। जैसे ही आपका पानी पलेवा या जो पहला पानी अपन देते हैं, या बरसाती पानी अगर आया हो, तो वो पानी के साथ आप अपने खेतों में उसको फेंक दे में, और आपका जब भी गहरी जुताई कल्टीवेटर या जो भी चल रहा हो उसके बाद चला दे, तो उससे वो फंगस आपकी, जब आप 8 दिन बाद फसल बोगे तो वो तैयार हो जाएगी, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको दिखने लगेंगे। तो आप सबसे पहले अपने बीज की तैयारी करें, अच्छे बीज का चुनाव करें। बीज अपने कोई भी आसपास जो केवी के रहते हैं, वहां पे अगर आपके आसपास केवी के हैं, कृषि विश्वविद्यालय के, तो उनसे बीज अवश्य लें, में उनसे सलाह लें में। और जितनी दूरी पे केवी के बोल रहा है उसका भी ध्यान रखें। अपने को हमेशा बीज जो है एक निश्चित दूरी पे बोना चाहिए। अपने हमारे यहाँ क्या करते हैं, 45 किलो अगर गेहूं बोना है तो यहाँ पे 1 कुंटल किसान यहाँ की सोइंग करता है। तो वो सबसे बड़ी मतलब वहां से ही शुरू से ही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अपने को सबसे पहले ये चीजें ध्यान रखना है कि बीजों की जो मात्रा है, और जो अधिकारी हैं अपने केवीके के जो साइंटिस्ट हैं, उनसे बार बार सतत उनसे सलाह ले में अपने। उसके बाद अगर आपके पास कोई चना आपने रख रखा है, आपको मालूम है कि ये हमारा चना अच्छा है, लेकिन अगर वो 5 साल वर्ष पुराना है तो उसे अवश्य बदलना चाहिए। फिर भी आप अगर नहीं बदलना चाहते, तो उसमें से बहुत स्वच्छ वाले बीजे, जो आपके दाने बहुत मजबूत और बहुत अच्छे हैं, तो वो दाने आप अगर ले लें, और आपके केवीके में पता करें कि 1,000 दानों का वजन कितना होना चाहिए। अगर आपको वहां पे केवीके में पता चल जाएगा कि भैया ये आपकी लोकवन है और इसका वजन 43 ग्राम होना चाहिए 1,000 दानों का, तो आप अपने वजन कर ले में कि 1,000 दानों का वजन क्या आपका 43 ग्राम आ रहा है। ऐसा तो नहीं आपके 1,000 दानों का वजन 25 ही ग्राम आ रहा है, तो वो फिर बिल्कुल आपको बोना नहीं है। आपको फिर से बीज बनाना पड़ेगा। अगर आपकी ओपी वैरायटी है, देसी वैरायटी है, तो आपको जाके बीज का खुद आपको बीज बनाना पड़ेगा। और अगर आप नई केवीके से लेना चाहते, नई पैसा आपका वो है, तो आप अपने खेतों, ये नहीं है कि पूरे खेतों का बीज बदल लो, आप 1 एकड़ का बीज लगाइए ना पहले। 1 एकड़ में आप बीडर बीज लेके बीज बना लो, आपको फाउंडेशन बन जाएगा बढ़िया। उस फाउंडेशन को अपने खेत में बो में। आपको हर साल जो भी आपकी जमीन है उसके 10% जमीन में, 10वें हिस्से में आपका बीज, आपको नया बीज आने वाले साल के लिए बोना चाहिए, जिससे बीज का लोड भी आपके ऊपर नहीं आता। और अगर आपकी ओपी वैरायटी है तो आपके घर की छोड़ के कोई दूसरे घर की लामे, तो वो बीज आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे आपकी वैरायटी, आपको लगता है कि साहब मैं तो सोना मोती बोऊंगा, तो सोना मोती आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो आप महाराष्ट्र से बुलवा ले में, महाराष्ट्र वाले हैं तो छत्तीसगढ़ से, ऐसे आपस में एक दूसरे जगह का बीज ओपी वैरायटी अगर उपयोग कर रहे हो, एक दूसरे का बोना चाहिए।
एक ही बीज घर में रखा हुआ बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। वो अपनी मूल अवस्था में जाता है, जहां घास से वो मिलके पैदा हुआ है, तो घास जैसा लंबा होते जाएगा और बाली का आकार छोटा होते चला जाएगा। तो इससे आपकी जो पैदावार है वो बहुत कम होगी। पैदावार कम होगी तो आपको फिर आपका अनाज कम होगा, फिर आपको पैसा कम मिलेगा, फिर आप सरकार के नाम कहेंगे कि अरे हमें तो कुछ नहीं बच रहा। तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं? 80% किसान हमारे इधर के, मैं नहीं कहता कि सब जगह के होंगे, हमारे यहाँ के किसान बीज की तरफ निगाह नहीं रखते। वो तो सिर्फ उनकी निगाह है कि यूरिया डीएपी डाल दी जाए भरपूर और हम पैदावार ले लें। तो ऐसा नहीं है। आप बताइए, अगर मैं आपके पास मान लो खाने की, आप 4 चपाती खाते हो, अगर मैं 50 चपाती रख दूंगा तो आप क्या 50 चपाती खा लेंगे? ऐसे ही प्लांट है, प्लांट को जितनी आवश्यकता है उतना दो। अब आपने तो 2-3 बोरी यूरिया डाल दिया, 2 बोरी डीएपी डाल दी। अरे भाई, उस प्लांट को क्या चाहिए, कितना बड़ा उसका पेट है वो भी तो देखो, क्या खाएगा वो। आप उठा के हमारे यहाँ इतना डाल देते, हम कई किसानों को बोलते। कई बार दादू के साथ गए खेतों में, मतलब झगड़े टाइप हुए। हमने कहा यार तुमने साला उठा के, ये लोग क्या करते हैं, 1 कुंटल गेहूं लिया और 1 कुंटल उसमें उठा के खाद मिला दी, लो भैया, और मिला के ही बो दिया अलग अलग। वो आज तक सीड्रिल है यहाँ पे। हम लोग 20 साल हो गए सीड कम फर्टिलाइजर सीड्रिल यूज करते हुए, लेकिन यहाँ अभी तक सीड्रिल ही नहीं आई। किसान उसको मतलब सीखना ही नहीं चाहता कि भाई कैसे उसकी अपन पैदावार बढ़ाएं, कैसे करें। नहीं, आप कोई सरकारी आदमी बोल रहा है तो 1 एकड़ में तो करके देख सकते हो आप, कि नहीं देख सकते आप? केवी के क्या जो साइंटिस्ट हैं, उनका इतना एजुकेशन है, उन्होंने इतना वो किया है, तो आप 1 एकड़ उनके अनुसार बोलो, बाकी पूरी जमीन आपके अनुसार बोलो, और फिर पैदावार देख लो। अगर पैदावार अच्छी होती है तो 4 कुंटल अगर आपका गेहूं बढ़ गया, या 2 कुंटल चना बढ़ गया, या आपकी सरसों बढ़ गई, तो वो केवीके वाले घर तो ले नहीं जाएंगे आपको, आपको ही बढ़ाना आपको। तो उस चीज को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बीज के ऊपर बहुत महत्व देना पड़ेगा। बीज की तरफ कोई भी किसान महत्व नहीं देता, महत्व देता है सिर्फ यूरिया डीएपी लाने में। तो वो चीजों को छोड़ना पड़ेगा और परिस्थिति समझते हुए अपने खेतों को बदलना पड़ेगा। आपको कितनी खादें का कैसे यूज करना है, वो सारी चीज है। अगर आपको जैविक के रूप में जाना है तो आप पहले अपनी खेती में 20-20% कम करें। हमने देखा कि 20-20% आप कम करते जाओगे तो आप फिर पूरे खेत को जैविक में ले आओगे। आप सोचो नहीं मैं आज यूरिया डीएपी पूरी बंद करके और पूरी जैविक ले आऊं, तो फिर आपकी पैदावार उतनी नहीं आने वाली है, पैदावार आपकी कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने नाम्स बनाए हैं, 3 साल में आपके केमिकल को हटाना है और जैविक को अंदर लाना है। तो आपको ये भी बहुत सावधानी से 20-20% आप कम करते चले जाएं, और आप पूर्णतः तीसरे साल आप पाओगे कि हमारी खेती जैविक में उतना ही उत्पादन देने लगी है जितना कि मैंने देखा। इस योगाहार से मैंने सीखा कि अपना जो कार्बन है चेक कराओ। अभी हमने एक अपने रामकृष्ण भैया के खेत के वहां चेक कराया, उनका 1 से कम था कार्बन। हमने कहा देखो भैया, कार्बन तुम्हारा तो जैविक खेत है, पूरा पूरा की पूरा जैविक है, फिर 1% क्यों आया आपका कम? फिर पता चला कि भैया उनने ऊपर की मिट्टी को हटा दिया था और नीचे गड्ढे की मिट्टी में आधा फीट मिट्टी काट के डाल दी। तो आप नई जमीन, अगर कोई जमीन मिट्टी हटा भी रहे हैं तो भी उर्वरता कम हो जाती है, ये पता चला। तो ये चीजें बहुत सारी अपने को बोनी के समय बहुत सावधानी रखना है। बीज बहुत अच्छा लेना है। घर का बीज हो तो 10 बीज अपने दोने में मिट्टी डाल के उगा के देख ले में, और उसमें ये देख ले में कौन सी फंगस आ रही है, क्या है। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ना बो में, उसको बदलते रहे में। ऐसा नहीं कि आप गेहूं लेते आ रहे हो तो जिंदगी भर गेहूं, अरे भाई गेहूं से ज्यादा पैसा सरसों देती है, तो आप सरसों लगाओ। सरसों क्यों नहीं लगा रहे आप? सरसों लगाई है तो आप मक्का लगा लो। फसल को बदलना बहुत जरूरी है खेत के अंदर। अगर आप एक ही फसल 10 साल तक लगाते हो तो उसका उत्पादन बहुत गिरता है। इस बात का बहुत विचार करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी, हर क्रॉप है अपने यहाँ पे सूखी में बोई जाने वाली,
गीले में बोए जाने वाली। लेकिन फसल का रोटेशन बहुत जरूरी है। आपको फसल बदलना पड़ेगा कि एक फसल बोई आपने, फिर आप उसको दूसरी। अनिल जी का हैंड्रे से बताएं अनिल सर, क्या चीज आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा कि जो देसी जी बीज है, देसी बीज। आप बताइए शरद भाई, आप बंद कर दीजिए थोड़ा सा आवाज। जी 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 हम ये कह रहे थे कि देसी बीज तो आपकी आपको आवाज नहीं आ रही सर, अनिल भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल है। सर, हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मैं ट्रेन में हूँ, हो सकता है इसलिए नहीं आ रही है। चलिए आपसे बात कर लूँ। जी, तो आपको बोनी में सतत निगरानी रखनी है। आपके खेतों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें गोबर की खाद अगर आपने डाली है तो बहुत अच्छा है। नहीं डाली है तो आपके आसपास पहाड़ होंगे, आपके पास बड़ का पेड़ होगा, आपके आसपास पीपल आम का पेड़ होगा। अगर 1 एकड़ है तो वहीं की आप कम से कम 10 डलिए मिट्टी लाके तो डाल दो, वो तो कर सकते हो आपकी, वो भी उसमें तो आपको लोड नहीं। चलो भैया, गाय पालने में आपको लोड है, आपके बच्चे गोबर नहीं उठा सकते, हाँ भैया ठीक है, मत उठाने दो गोबर। लेकिन आप कहीं बड़ पीपल के नीचे की मिट्टी ले जाकर वो तो डाल सकते हो। कहीं की गौशाला हो तो उसमें 2 मुट्ठी घास तो डाल सकते हो, उनसे गोबर ले लो आप, भैया हमारा गोबर डाल दो। तो बहुत सारी स्कीमें हैं। डालना है तो 100 तरीके, नहीं डालना है तो 100 तरीके मना करने के। साहब हमारे पास तो, हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि वहां गाय हम पाल ही नहीं सकते। तो भैया अब गाय नहीं पाल सकती, ये भी खेती भी करना है, और हम लोग कहीं की गौशाला में 1 मुट्ठी चारा भी नहीं डाल सकते, तो फिर वो चीजें, ये तो मतलब कहीं भी स्वीकार नहीं है। आपको आपकी जमीन सुधारने के लिए बहुत कुछ करते रहना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आने वाली संतति को बहुत खेती में दिक्कतें जाने वाली हैं। ऐसा लगता है कि आगे वाले जो, आज हमारे से पहले वाले ने, जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमें जब जमीनें दी, तो हमारी जमीनें इतनी अच्छी थी कि उनमें 1 मुट्ठी दाना आप फेंक आते थे, बगैर कुछ खाद डीएपी के वो दे देती थी। जिस गेहूं में 15 से 16% प्रोटीन होता था, आज वो ही गेहूं में प्रोटीन 7 से 8% बचा है। वैज्ञानिक गण लगे हुए हैं, ऐसी वैरायटी लाने में लगे हुए हैं जिनका प्रोटीन ज्यादा मिले। लेकिन ये केमिकल वाली जो चीजें हैं, वो स्वयं किसानों को छोड़ना पड़ेगा, और उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। एकदम से, जैसे बीड़ी की आदत, कोई को बीड़ी पिला दिया आपने, अब बीड़ी पीता है, तो उसकी बीड़ी की आदत ऐसे नहीं जाएगी। उसको धीरे 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 आपको बीड़ी को छुड़ाना पड़ेगा, जब उसकी वो बीड़ी छूट जाएगी। पान खाने की, गुटखा खाने की जो आदत होती है, अब कई गुटखा खाते रहते हैं, मालूम है इससे कैंसर होना है, फिर भी खा रहे हैं। लेकिन अब कई कहते हैं भैया हम तो गुटखा खा रहे हैं, तो अब वो आदमी जो गुटखा खाने वाला है, वो अपनी धरती माँ को कैसे बचाएगा? वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा, वो पान गुटखा इतने जहरीले तरीके से खा रहा है। अभी मेरे को पता चला कि एक कोई गुटखा बनता है, उसमें छिपकली का ये वो डलता है। अरे बाप रे, मैंने कहा देखो कैसे लोग हैं, इन्हें छिपकली का वो तक खा जा रहे साला। इन्हें क्या खाने का भी एक बड़ा अजीब है कि साला जो चीज मिल रही है बस खाना है उसको, गुटखा हो चाहे कुछ हो साले। तो बड़ा, कल हम लोग एक नशा मुक्ति रैली में भी गए थे, तो गांव में हम लोगों ने कहा, तो एक आदमी कह रहा भैया हम लोग तो बिल्कुल गुटखा नहीं खाएंगे, और देखा बड़ी भारी दुकान गुटखे की खोल के रखी हुई है। अरे हमने कहा यार बताओ, गुटखा भी मतलब हर चीज में जो प्रदूषण की मात्रा है, शरीर हो, जमीन हो, पानी हो, हवा हो, हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है कि क्या इन चीजों से कैसे मुक्ति पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और अपन लोग बोनी के ऊपर चल रहे थे, तो चने की बोनी, सरसों की बोनी हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली है। आपके यहाँ भी अगर स्टार्ट होने वाली है तो आप ट्राइकोडर्मा का बहुत अवश्य, बहुत अच्छे से यूज करें। अभी आपके खेत तैयार नहीं हुए हों तो अभी आप गोबर की खाद में मिला के उसको साइड में कहीं रख दे में, और उसको ढक के बोरा गीला करके उस पर पटक दे, तो वो क्या है, उस गोबर की खाद में बढ़िया फैल जाएगा।
और जिस समय आप बोनी करने का रहेगा, आपका पानी का पलेवा होगा, तो आप उसको पहले फेंक दें में, तो बहुत बढ़िया आपका। और उसके बाद आप देख लें अपने चने में कौन सा आपने बीज चुना हुआ है, आपने बीडर लिया, फाउंडेशन लिया या सर्टिफाइड लिया है। अगर F2 लेते हैं, C1 लेते हैं आप, या C2 वैरायटी लेते हैं, तो वो आपकी एवरेज बहुत अच्छा देती है। बीडर का बीज सिर्फ बीज बनाने में उपयोग करें। आधा एकड़ 1 एकड़ गवर्नमेंट ने आजकल किट देना चालू कर दिया है, 5 किलो 2 किलो का, जो हाइब्रिड बीज दे रही, जो आपको बीडर बीज दे रही है, उसको भी आप अपना बीज के लिए अपना बो सकते हैं और बीज अपना स्वयं बीज बना सकते हैं। तो बीज पर बहुत ध्यान दें में। बीज से आपकी 1 से 2 कुंटल की एवरेज अवश्य बढ़ जाएगी, अगर आपने बीज में थोड़ा सा भी ध्यान रख लिया, पर्याप्त मात्रा में बीज बो। कितने प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उसके हिसाब से ही आप बोवें, उससे ज्यादा आपके खेत में बीज बिल्कुल ना डालें। इसकी आप सोचें कि ज्यादा डालने से ज्यादा पैदा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जहां भी जिन लोगों ने किया है, कोई एक साल थोड़ा बहुत ज्यादा हो भी गया हो, आने वाले साल में उनकी भूमि को भारी खतरा है और बहुत ज्यादा एकदम से आगे आने वाले समय में उनकी पैदावार बहुत कम हो जाएगी। फसल का रोटेशन रखें। इन चीजों का बहुत बारीक बारीक ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। आपको 21 दिन में पानी लगाना है, तो आप 21 दिन में पानी लगावें। ऐसा नहीं कि आप पानी आपके पास भरमार है, आपके पास नहर है, तो आप बार बार पानी खोल दें। ऐसा नहीं, जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी दे में। आप तो अपने आप अनुसार सोच लें, अगर आपको 1 गिलास पानी की जरूरत है तो 1 गिलास, अगर हम एक मटका आपको दे देंगे तो पी जाओगे क्या? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी वैसा ही है, प्लांट भी एक आदमी है, उसको वैसी ही आपको सुरक्षा देनी है और वैसी ही उसको आप निरंतर अपने जो भी आरईओ ग्राम सेवक हों या आपके, इनको सरकार इतनी मोटी तनख्वाह देती है तो आपकी सेवा के लिए देती है, और इनकी बातें आप माने। ये नहीं माने तो छोटे से टुकड़े में माने, अपने मानकर उनको खेती की बोनी करें। केवीके में आप निरंतर जाकर अपना बताएं कि साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है। बहुत ज्यादा अब कई लोग इल्ली खा जाती, जब प्लांट लेके जाते हैं, सब हमारे पेड़ में इल्ली लगी। अरे भैया, अब इल्ली खाई गई तुम्हारे पेड़ को, अब क्या बचे? जैविक में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इल्ली आने के बाद दवा डालने से नहीं मरती, वो आपको 15 दिन पहले सतत निगरानी करनी पड़ेगी कि हमारी पत्तियों को किसी चीज ने खुरचा तो नहीं है। आप निगाह रखते रहें। अगर आपकी पत्तियों में थोड़ा सा भी खुरचा हुआपन दिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पंखियां आ गई हैं और उन्होंने खुरचन करके उसका हरा जो है क्लोरोफिल वो खाया है, मतलब वो कहीं ना कहीं अंडा देने वाली हैं। तो उसमें भी आप जो मिट्टी का, आज अपने पूर्व में जो अपने आए थे, उन्होंने बताया था कि आप मिट्टी का लेके और उसका स्प्रे कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा है। जहाँ मिट्टी की खुशबू आती है तो पंखियां अंडे नहीं देती, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो आप भी उसका अपना सरसों का तेल या अरंडी का तेल जो भी है वो मिला के स्प्रे करें, तो भी बहुत अच्छा है। मैंने ये देखा है कि तेलों में स्प्रे अपन करते हैं तो प्लांट में उतना नहीं फैलता, लेकिन अगर जड़ों में आप मिला के फेंक देते हैं, तो वो तेल आपके पत्तियों के ऊपर, आप सुबह जब ओस में खेत में जाएंगे तो वो पत्तियों में हल्का हल्का आपको तेल नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छा है। पूरा प्लांट यानी आपने अगर नीचे अरंडी का तेल दिया है, तो वो पूरा प्लांट में आपको अरंडी की खुशबू आती है उस पत्तियों में, तो वो बड़ी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अगर अपन ऊपर से डालते हैं तो कई बार पूरे पेड़ में अच्छे से नहीं डल पाता, तो कहीं नीचे की पत्ती रह गई, कहीं साइड की पत्ती रह गई, ये भी होता है। तो आप क्या करें उसको, कुछ भी बढ़िया अच्छे से गोबर की खाद में मिला लें, या जो मिट्टी आपको लेना है मिट्टी में मिला लें, और उसको बढ़िया आप डालेंगे तो उसकी खुशबू आपकी पूरी पत्तियों में आ जाएगी। लेकिन आपको इल्लियां कम लगने के लिए तो मिट्टी का जो स्प्रे है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पत्तियों पे जब मिट्टी की हल्की सी लेयर जम जाती है तो वो पंखियां वहां पर अंडे नहीं देती हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फेरोमोन ट्रैप आप लगा लें तो क्या है, इससे बहुत अच्छा। आपके यहाँ मान लो मेरी मक्का में फाल आर्मी वर्म आता था, तो मैंने वर्मा जी से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि भैया ये वाले लगाओ ट्रैप। तो हमने 1 एकड़ में 5 ट्रैप के हिसाब से 100 एकड़ में 500 ट्रैप लगाए।
और हमने उनका कंट्रोल पाया। हमने देखा कि बहुत सारी उसमें क्या रहता है कि उसके अंदर जो है उसमें फीमेल की उसमें कैप्सूल लगता है जो खुशबू आती है, तो मेल उसके अंदर अट्रैक्ट होके आ जाते हैं और वो मेल पकड़ा जाते हैं, तो फीमेल फिर आपकी फीमेल पंखियां हैं वो खाली रह जाती हैं, तो उसकी वजह से वो अंडे नहीं दे पाती, और अंडे नहीं दे पाती तो आपकी इल्लियों से आपको बचत हो जाता है। एक बहुत अच्छा फेरोमोन ट्रैप का है, आप सोलर ट्रैप लगा लें। आप उसके बाद आपका ये लगने के बाद आप अपने हाथ से बनाए हुए ट्रैप भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे पवन सर आए थे, जब उन्हें दिखाया था यहाँ पे ट्रैप, तो उन्हें बहुत पसंद आया था वो ट्रैप। हमने देखा हजारों कीड़े उसमें मरते। पर लाइट का ध्यान रखें, शाम को 9 बजे चलना चाहिए और रात को 2 बजे रात को वो बंद हो जावे। तो एक छोटा सा सिस्टम आता है जो ऑटोमेटिक उसको बंद चालू करता है, तो वो चिप उसमें आप लगा लें, तो आपको बार बार चालू बंद नहीं करना पड़ेगा। वो टाइमर जो डाल दोगे आप, तो उस टाइम से वो बंद चालू होते रहेगा। कीड़े मकोड़े पूरे आते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे कल हमने देखा बहुत सारी पंखियां पकड़ाई थी, तो हम लोगों ने उनको पॉलिसी में इधर जा रहे थे तो हमने उन्हें केसला के जंगल में ले जाके छोड़ दिए सब पंखियों को। तो ये भी बड़ा अच्छा है, आप कीड़े अगर हैं तो सुबह टहलने जा रहे हैं, वो पॉलिथीन में भर ले जाओ और अपने से दूर जाके जंगल में छोड़ दो। नहीं मारना, आपकी इच्छा है कि भाई ये कीड़ों को नहीं मारना है तो मत मारो, वहां ले जाके छोड़ दीजिए। हमने कई बार ले जाके छोड़ देते हैं, बड़े मजे आते हैं उनको, वहां जाके छोड़ो, वो उड़ती हैं, पूरी ताकत से उड़ती हैं, लगता है कि अरे हम तो कैद से बच गए। आप जैसा चाहें वैसा मतलब कर सकते हैं। कीड़े मकोड़ों को भी आप, अगर उन्हें भी जीने का अधिकार है, तो आप उन्हें ले जाके अपने भैया यहाँ फसल में ना रह के जंगल में अपनी बढ़ोतरी कर लो, तो उन्हें क्योंकि जो भी कीड़े देखे गए हैं वो कुछ ना कुछ फायदा भी करते हैं, नुकसान जो करते हैं वो उनका फायदा भी है। ये चीजें बहुत बारीकी से देखी गई हैं। खेत में देखे हैं कि जो केचुए की मात्रा है वो धीरे धीरे केमिकल के कारण से कम हो रही है। पोटास और जो हम लोग डीएपी और जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जमीन में हार्डनेस आ रही है। पहले जहाँ बखर की खेती करते थे वहाँ 25 HP का ट्रैक्टर काम करता था, आज हमारे पास 100 HP के ट्रैक्टर हैं। हमने हमारे ही हाथ से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मतलब यह केमिकल का अनाधुंध उपयोग हुआ, तो ट्रैक्टरों का जो एचपी है वो बहुत बढ़ गया। पहले हम लोग बहुत मतलब एक 25 HP का ट्रैक्टर 30 एकड़ जमीन को बना लेता था, आज नहीं बना पाता। आज बड़ी बड़ी मशीनें से ट्रैक्टर वो खेतों को बनाना पड़ रहा, क्योंकि जमीनें जो हैं वो काफी हार्डनेस आते जा रही। और फसलें, अब पहले एक फसल बोई जाती थी फिर दो आई, अब 3 फसल हो गई, जमीन को भी टाइम नहीं मिल रहा, एक के बाद एक फसल बो रहे। देश को उत्पादन भी बहुत चाहिए है, क्योंकि इतनी सारी जनताओं का पेट पालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सरकार जिसमें गरीबों को जो गेहूं दान देती है, जो उनको खाने के लिए देती है, वो भी बहुत बड़ी एक मात्रा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका उत्पादन भी कम ना गिरे, आपको जैविक तरफ भी जाना है, तो आप 20-20% कम करके अगर यूज करते हैं तो आपका खेत केमिकल से पूरा मुक्त हो जाएगा। और आप उसको अपने, उसके बाद आप खेत में जो ट्रैप वगैरह आपने लगाए हैं, आपकी मेड़े हैं तो वहां पे आप बबेरिया डाल दीजिए। और उसके बाद आपका वर्सीटाइल भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपके दीमक कीमक ये वो हो रही हो, तो ये सारी चीजें आप बवेरिया डालिए। गोबर में मिला मिला के फेंक दीजिए, जो इजी हो जाए। और नमी में फेंकिए, अगर आप हल्की सी बारिश हो गई हो और उस समय आप डाल दें, मेड़ों मेड़ों में अवश्य डालें। ऐसा नहीं है अभी आपके खेतों में जैसे चने की सरसों की बोनी हो रही हो, तो आपके मेड़ों में आप बबेरिया है, वर्सीटाइल है, मेटाराइजिम है, इनको आप अवश्य डाल दे में, जिससे जो मदर है उनकी जो अंडे देने की जो संखी पड़ी हुई है, जो संखी से निकलने वाला प्यूवा है, वो वहीं पर खत्म होवे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप इल्ली रखने के बाद फिर आप कह रहे भैया मैं तो अब दीमक लग गई अब दवा लेके दौड़े, वो काम नहीं है। आपको पहले से, भैया आपको मालूम है कि अगर हमने चना बोएंगे तो इल्ली आएगी, तो आप पहले से ही उसका इलाज करने लग जाओ। चने के जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं वो लगाने लग जाओ। 1 एकड़ में अगर
5 फेरोमोन ट्रैप आप लगाते हो तो आपको बहुत सारी इल्लियों से, बहुत सारी कीड़ों से आपको बचत हो जाएगी। उसके बाद आप टी आकार की लकड़ियां लगा दें में चने में। जब चना आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो टी आकार की लकड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी उस पर आके बैठे और वो आपकी अगर कहीं कोई इल्लियां आती है तो वो बहुत अच्छे से चुन लेती है। वो भी बहुत अच्छा एक वो है। अगर आप 10 टी आकार की लकड़ियां आपके खेतों में लगा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप आपका जो है मिट्टी में मिला के आप नीम अरंडी का तेल का स्प्रे करें, और आप मिला के मिट्टी में भी आप उसका अगर चने में आप डाल देंगे तो आपके चने में कोई भी कीड़ा इल्ली कुछ भी नहीं आएगा, और आप जैविक रूप से आप उत्पादन कर पाओगे। तो चना हो गया, सरसों हो गया। उसके बाद गेहूं आने वाला है तो गेहूं का अच्छे से बीज चुनाव करें, उसकी तैयारी करने में खेत में जितना आप खेत की तैयारी बहुत अच्छी करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पैदावार होने वाली है। आपका मौसम देखकर, आपने बहुत बार अगर गेहूं उसमें लगाया है तो उसमें एक बार आप चना अवश्य लगाएं, रोटेशन करें। फसल का रोटेशन करना आवश्यक है। तो कहते हैं कि अगर आप रोटेशन प्रॉपर करते हो, एक बार दाल साल भर में आनी चाहिए, एक बार अनाज आना चाहिए, तो वैसा आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा आपकी पैदावार होगी। और आप अगर मिक्स खेती करते हैं कि भाई 6 लाइन हमने चना बो दिया, 2 लाइन हमने ये बो दिया, तो वो फिर आपकी और भी अच्छी उसमें पैदावार आती है। आपके खेत को जो है, आपकी मेड़ें अच्छी साफ होनी चाहिए, और मेड़ों में जो लगने वाले कीड़े हैं उनका आप जैसे बवेरिया ट्राइकोडर्मा जो आप मेड़ों पे डाल देंगे उससे भी आपकी काफी कमी आती। अभी एक कंपनी ने कुछ ऐसा निकाला है कि अगर आप उसका स्प्रे 1 मीटर चौड़े में करते हैं तो नील गाय है, आपकी सुअर है, ये चीजें आपकी नहीं आती हैं। उसका असर 1 महीने कहते हैं, लेकिन मैंने 15-20 दिन तो उसका असर देखा है, अच्छा है वो भी। तो ये चीजें आप का आप स्प्रे करिए, और अपने खेत की निगरानी करते हुए अच्छी से अच्छी पैदावार ले में, जितनी अच्छी पैदावार आपकी प्लांट बनेगा, प्लांट की ग्रोथ आएगी। प्लांट की ड्रिलिंग जब आप बोनी करते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी सिड्डिल 1.5-2 इंच से अंदर चली जाए, जितनी अंदर जाएगी प्लांट ड्रिलिंग नहीं करता, वो चीज का भी आपको ध्यान रखना। कई आदमी इतनी गहराई में बो देते हैं कि वो फिर वो पता चला प्लांट ड्रिलिंग ही नहीं कर रहा, एक गेहूं के 3 गेहूं निकल रहे हैं। अरे भैया क्यों निकल रहे हैं? अब उन्होंने इतने गहरे में उसको बो दिया कि वो प्लांट ने अपना ड्रिलिंग ही नहीं कर पाया। तो प्लांट की ड्रिलिंग कराने की भी एक कला है, उसको आप लोगों को बहुत बारीकी से सीखनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन रखते हुए आपके प्लांट की, अगर आपने 1 कुंटल बो दिया तो आपके खेत में कभी ड्रिलिंग नहीं होगी और भूल से भी नहीं होगी। आपको ड्रिलिंग अगर खेत में कराना है तो प्लांट पॉपुलेशन कम, जितना बोल रहे उतना ही बो में, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं वो है आप। और आपने अगर ज्यादा बोया तो आपका खेत भी खराब होगा, आपकी पैदावार भी कम आएगी, और एक गुणवत्ता वाला अनाज आपका पैदा नहीं होगा। इन चीजों को ध्यान रखें। और जिसमें आपको बीज बनाना है, बीडर बीज बोना है, उसमें बढ़िया एक तख्ती अच्छी से लगावें। ये बीडर बीज हमने यहाँ केवीके से लिया है, या यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज से लिया है, या फला संस्था से लिया है। उसका नाम, नंबर, टैग नंबर दे में उसमें लगा के रखें। और वो जो टैग आपको मिला है, जैसे बीडर है तो येलो कलर का जो टैग मिला है उसको आप संभाल के रखें कि भैया ये टैग हमें मिला था। उसका बिल ले में बराबर कि भैया बिल चाहिए हमको, टैग चाहिए। तो जो सफेद पीले कलर का टैग है उसको संभाल के रखें, और वो टैग को आप संभाल के रखेंगे, जब आपकी पैदावार निकलती है तो वो टैग को नोट कर लें, और वो बीज को बढ़िया बनाकर आप अपने आने वाले खेत के लिए तैयार रखें। उन बीज में जो आड़ी तिरछी जो गेहूं है, आड़ी तिरछी बाली आ रही है तो उसकी रोगिंग करें, उन्हें निकाल लें कि भैया ये आड़ी तिरछी बाली आ रही है, अपने को निकालना है, तो उन बालियों को आप निकालें। बहुत सारी और बढ़िया सुरक्षित जगह वो बीज रखें, और उस बीज को बोगे तो आपकी पैदावार अवश्य 2 कुंटल की पैदावार तो बढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीज के चुनाव में 2 से 3 कुंटल का एवरेज आता है, अगर बीज आपका बहुत अच्छा चुनाव है, और अगर आपने साइंटिस्ट की मदद ली है
जो भी साइंटिस्ट आपके वैज्ञानिक गण हैं, केबी के है या जो भी आपका विज्ञान केंद्र है, वहां पर जाकर आपको उनसे पूछना चाहिए, अपने प्लांट बताना चाहिए। अगर ट्रिलिंग कम आई है तो उनसे पूछें कि साहब मैंने ट्रिलिंग कम क्यों आई है। वो आपको नाप के बताएंगे कि आपका बीज गहरे में चला गया, इसलिए आपके प्लांट ने ट्रिलिंग नहीं कर पाया है। अगर आप 1 से 10 बाली 15 बाली आप करोगे, कूचे करोगे, तो आपका एवरेज बहुत अच्छा आएगा। आपको ट्रिलिंग कराना बहुत जरूरी है। आपको पानी कैसे देना है, अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आप पानी दीजिए। स्प्रिंकलर से जब ऊपर से पानी गिरता है तो वो ऊपर वाली भी जो नाइट्रोजन है वो प्लांटों में उतरती है, इसलिए स्प्रिंकलर का बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। और स्प्रिंकलर से आपका जब पेड़ धुल जाता है, बढ़िया धुलाई हो जाती है, तो उसमें ग्रीनेस ऑटोमेटिक बढ़ती है और वो प्लांट में जो ट्रिलिंग की है अवस्था वो भी बढ़ती है। तो प्लांट के साथ अब जब आप जीना सीख जाते हो, जब आप उसके साथ जीते हो, तो फिर आपकी पैदावार बहुत बढ़ती है और आपकी जो निगाहें हैं वो सतत उस पर लगी रहती है, तो वो भरपूर्ण आपको उत्पादन देता है। और वो भरपूर्ण उसका उत्पादन देना यानी आपके घर में खुशहाली लाना होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी पैदावार कम होती है तो वो आपकी क्षति है, आपके घर की क्षति है और देश की क्षति है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक सेना के माफिक आपके खेत की निगरानी आपको निरंतर करनी पड़ेगी। अगर आप जैविक खेती कर रहे हो तो फिर आपको पत्तियों तक में निगाह रखना पड़ेगा कि हमारी पत्ती को कब खुरचा जा रहा है, कब आपको है। आप छोटा मोटा माइक्रोस्कोप घर पे लाके रख लें, में जो पत्तियां खुरची हुई हैं उन्हें लाके देखें, उनमें जो अंडे हैं, आपके जो भी वैज्ञानिक गण हैं उनको ले जाके बतावें कि साहब ये अंडे हमारे खेतों में आ गए हैं, अब हम लोग कौन सी दवाएं इसमें उपयोग करें। वो आपको बढ़िया ट्राइकोडर्मा है, ये सॉरी आपकी बवेरिया बासियाना है, माइट्राइज्म है, जो भी चीजें आप इनको डालिए, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल इतनी अच्छी पद्धति आ गई है जैविक में भी। हम लोग जब लैब में से जो चीजें बना रहे हैं उनके रिजल्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपने देखा जो चीज रखी हुई रहती है। अब शहर में जो दुकानें हैं, जी सर, हैंड रेज हुआ है, जी सर करें क्वेश्चन आप। अशोक पटेल जी भाई साहब। जी जी। ये जी आप जो जो आप लेब में जो बना रहे हैं ट्राइकोडर्मा, वो जो 3-4 चीजें, बेबियाना बासियाना जो भी है, उनको जी ये चने में कैसे उपयोग करें, थोड़ा आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को बताने की कृपा करें। जी 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 सर, आप अपने खेत की तैयारी अच्छी करें। बीज में जो ट्राइकोडर्मा है, अगर आप बोनी के पहले अगर आपके बीज में नमी है, खेत में आप अगर पलेवा दे के बोनी कर रहे हैं, तो आपके खेत में आप ट्राइकोडर्मा जो है उसको आप अपने खेत में गोबर की खाद में मिला के फेंक सकते हैं। आपका स्प्रे पंप ट्रैक्टर वाला पंप है तो 1 लीटर प्रति एकड़ आपको ट्राइकोडर्मा डालना है। 1 लीटर आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में आप डाल दीजिएगा। और बोनी के अगर आप पहले जैसे पलेवा के समय आप डाल दें और 5-6 दिन बाद जब आप बोनी करोगे तो उसके प्रोम पूरे मतलब ट्राइकोडर्मा के पूरे तैयार रहते हैं, तो वो आपको फंगस लगने नहीं देंगे। और बीज में भी आप हल्का हल्का जो ट्राइकोडर्मा जैसे आपने लिक्विड है आपके पास, तो हल्का हल्का आप चने लगा के ठंडे में उसको रख लीजिए और सुबह के समय आप उसकी बोनी करिए, तो आपको बहुत अच्छे उसके ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट मिलेंगे। खेतों में भी फेंकिए और बीज में भी लगाइए, दोनों काम आपको करना है। उसके बाद आपने अभी देखा। हेलो, हाँ अभी जी। अभी तो पर्याप्त खेतों में नमी है। अभी खेत बनेंगे खेत, और उनकी हो जाएगी बोनी, और फिर उसके बाद में उनमें स्प्रिंकलर से सिंचाई होगी, बहुत स्प्रिंकलर से। सुंदर, बहुत तो सुंदर। इसको क्या तो बेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं, क्या है बेंचुरी के माध्यम से? हाँ बेंचुरिन देंगे, लेकिन सर क्या उसका प्रोम आने में देर लगेगी। अभी आपका खेत तैयार होना है, तो अभी आप कम से कम 1 लीटर प्रति एकड़ आप तो ट्राइकोडर्मा अभी खेतों में फेंक दें। गीली जमीन है, कल आपको मालूम है कि हमारा कल्टीवेशन आने होने वाला है, तो आप उसके पहले एक आदमी को चला दें और गोबर की खाद में मिला के उसको, या गोबर की गोली गोली बना लें छोटी छोटी, उनको आपके खेतों में फेंकवा दें।
तो ट्राइकोडर्मा के प्रोम जो है निकल के तैयार रहेंगे, जैसे ही आप सोइंग करोगे तो वो कवर करेंगे, वो आपके इसमें जैसे पौधे के जैसे ऊपर। बोनी करेंगे तो फिर वो प्रोम गड़बड़ तो नहीं होंगे, जैसे ट्रैक्टर चलेगा उसके ऊपर और बकरे नहीं नहीं वो। नहीं 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 होता, नहीं, वो लाखों की तादाद में है, वो नहीं होता गड़बड़। बस नमी रहना चाहिए, उसको धूप से भर परेशानी है। बाकी आपके खेत में अगर नमी है तो वो हमेशा बने रहते हैं, आप भले उनको खेत को 2 बार बकरे या 3 बार बकरे, वो बना रहता है प्रोम बढ़िया। उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। वो तो आपका फैलता है वो बहुत बढ़िया। जितनी बार आप जैसे मिट्टी में हाथ चलाते हैं ना, तो उतनी ज्यादा वो ट्राइकोडर्मा फैलता है, उल्टी बात है। तो आप उसको पूरा डालें। उसके बाद आप बीज में, आपको आपने बीज में दे दिया, उसके बाद आप अपने जो ट्यूबवेल है वहाँ वेंचुरी से आप बढ़िया स्प्रिंकलर में आप बढ़िया दे दीजिए। और अगर ट्यूबवेल नहीं पानी पीते हैं आप वहां का, मान लो आपको लगता है कि ये ट्यूबवेल तो हमारे खेत के अंदर है, हम तो पानी भी नहीं पीते इसका, तो आप एक छोटी नली लगा के ट्यूबवेल में गिरा दें, जैसे ही आपने मोटर की बटन दबाई, आपके उसी में छोड़ दीजिए आप उसमें, तो वो आपके खेत में बढ़िया स्प्रिंकलर चलते रहेगा। एक निम्न निम्न बना दो आपकी भाई इतना जा रहा। ऐसे बेंचुरी से बहुत बढ़िया है, बेंचुरी तो सबके पास होनी ही चाहिए, पर नहीं है तो वो भी एक ऑप्शन है कि भाई ऐसा कर। और खुला पानी जो देने वाले हैं वो अपने मटका पद्धति से, बढ़िया मटका में, जो आपने देखा होगा कि हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने शंकर जी के यहाँ जो हम मटकी बांध लेते और एक बढ़िया बत्ती लगा देते तो वो पानी बढ़िया शंकर जी पे टपकता है। तो वैसा ही है कि वो मटका अपने खेत में जहाँ नाली से पानी जा रहा वहां पे लगा दें, और उस पानी को आपका जो है वो टपकते रहने दें, और वो पूरे खेत में आपका बढ़िया फैल जाएगा। और अशोक भैया आपको एक चीज है, जो मेड़े हैं ना, अभी आप मेड़ों में बबेरिया है, आपका मेटाराइजिम है, ये सब चीजें आप डाल दीजिए आपका। तो क्या होगा, मेड़ों से आने वाली जो पंखियां पंखियां वही हैं, तो उनको भी आपको कंट्रोल करना है, जो प्यूआ के रूप में आपके खेतों की मेड़ों में पड़ी हुई हैं। और जैसे ही वो पानी जाएगा, ठंडी आएगी, तो वो प्राकृतिक रूप से उनके ऊपर का प्यूआ जो कवर है वो हटता है, और वो पंखी ऊपर निकलती है, और वो वयस्क होती हैं, और वयस्क होती हैं तो वो फिर अपना, तो ये क्रॉप के हिसाब से प्रकृति ने बना रखा है, वो नेचुरली वो पैदा होती हैं, फिर अपन लोगों को नुकसान करती हैं। तो वहीं पे उनको कंट्रोल करने के लिए आप अपना बवेरिया है, मेटाराइजिम है, ये चीजों का आप मेड़ों में उपयोग करें, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके। तो ये आपकी खेत की तैयारी हो गई। और फिर खेत में आप जब बोनी करें आपका, तो बोनी करने के बाद आप उसमें नोट कर लें कि भैया हमने ट्राइकोडर्मा इतना इसमें डाल दिया है, इतनी इसमें ये चीजें यूज करी हुई। जब भी आप पानी आपको चलाना है, तो आप अपना ट्राइकोडर्मा बबेरिया, ये पहले सिंचाई में ही आपको बबेरिया आपका स्प्रे हो जाना चाहिए। और आपके में अगर विल्ट रोग आता है तो आपको और भी फंगिसाइड फिर इसमें आपको जैविक वाले जो है वो डालने पड़ेंगे। इन चीजों का आपको ध्यान। इस बार फंगस ज्यादा लगेगी, जमीन गीली है सब, हाँ फंगस जमीन लगेगी। गीली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार मौसम बहुत अनुकूल है, फंगस बहुत ज्यादा फैलेगी, तो उन चीजों को ध्यान रखें। चना अगर जमीन से थोड़ा सा ऊपर सोइंग होता है बेड पे, तो फिर आपको फंगस थोड़ी कम लगती है, बैक्टीरियल फंगस प्लेन में ज्यादा चलती है सुख भैया। कभी भी आपको ऊपर नीचे नहीं चलेगी, फंगस की एक हैबिट होती है। जो बैक्टीरियल फंगस होती है वो कभी भी ऊंचा चढ़ना पसंद नहीं करती। तो उन चीजों का भी ध्यान, अगर आपके में बेड रोज रोज बना के आप सोइंग कर रहे हो, तो ऐसे भी फंगस आपके उसमें कम आएगी। तो आप वैसे वैसे रोज वाली जो आपकी सिड्डिलें हैं, इनमें बेड बन के पीछे से सोइंग होती है, तो वो आप सोइंग करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैक्टीरियल फंगस जो है वो कम फैलेगी आपके खेतों में, और आप कंट्रोल कर पाओ। यानी बोनी की डिजाइन बदल के भी आप बहुत सारी जो आपको फायदेमंद बैक्टीरियल फंगस जो नहीं है उनको भी रोक सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा है। तो बोनी पे भी आपको बहुत अच्छे यंत्रों का उपयोग करते हुए उनको रोकना चाहिए, कि कैसे हम लोग उसको, जितना ऊपर टॉप पे आप सोइंग करोगे, आपकी जमीन से अगर 3 इंच ऊपर सोइंग हो रहा है बेड के ऊपर, तो आपको बैक्टीरियल फंगस का 70% नुकसान बच जाता है, सिर्फ जमीन में 3 इंच ऊपर सोइंग करने से। ये बहुत विशिष्ट बात है। आदमी क्या है, वो इस सिड्डिल से नीचे बो दिया, तो वो फंगस बहुत चलती है जितना नीचे बोगे।
नीचे बोने से क्या होता है आप ये समझ लें, नीचे बोगे तो नमी ज्यादा रहेगी, नमी ज्यादा रहेगी तो फंगस ज्यादा चलेगी। बैक्टीरियल फंगस को नमी एक बहुत तगड़ी चाहिए रहती है, तो वो इसलिए फैलती है। आप अगर आपने ऊपर बो दिए हैं बेड बना के और आपकी पाली पे ऊपर बो दिए हैं आपने चना, आप जमीन से 3 इंच ऊपर है, तो कभी भी 3 इंच के ऊपर आपने देखा होगा कि नमी कम रहती है। कम रहने के बाद चने की जड़ नीचे चली जाती है, जड़ नीचे चली गई, प्लांट ऊपर है, तो आपकी बैक्टीरियल फंगस फैलेगी नहीं। 70% नुकसान तो आपने वहीं बचा लिया। उसके बाद आपके पास इतनी अच्छी जैविक की आप अपने बवेरिया है और अपना ट्राइकोडर्मा है, दोनों से आप इन चीजों को बचा लीजिए। एक बार ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, फिर आपका ट्यूबवेल चल रहा है उससे बवेरिया डाल दीजिए, आपका ये चीजें डाल दीजिए, तो आपकी सारी चीजें कंट्रोल होने लगेंगी। फिर आपको लगेगा यार हमारा बहुत। सूडोमोनास आपने डाला, आपकी जितनी भी बैक्टीरियल फंगस है वो सूडोमोनास से बहुत अच्छी रुक जाती है। ये सूडोमोनास कब डालना पड़ा? वो आपको जैसे आपका पहला पानी रहेगा ना, जैसे पहला पानी आप दोगे, जब आप सूडोमोनास डाल दीजिए आपके तो आपका पूरा बैक्टीरियल फंगस आपका कंट्रोल होगा। आपने देखा होगा कि आजकल स्टेप्टोसाइजिन के जो वो दे रहे हैं, पाउच दे रहे हैं, उससे बैक्टीरियल फंगस रोकते हैं। तो आप तो सूडोमोनास से रोकिए, सूडोमोनास इतना बढ़िया कंट्रोल करता है अशोक भैया कि बहुत अच्छे रिजल्ट है उसको भी आप पहले से ही उपयोग कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राइकोडर्मा करा और आप बस, दोनों को मिला के नहीं करना है, अलग अलग करना है, लेकिन आप दोनों को खाद में मिला के आप फेंक सकते हो आप दोनों, और उनके आप बैक्टीरियल फंगस से भी कंट्रोल हो गया और फंगस से भी हो गया, और आपने बेड बना के बोए हैं तो बहुत सारी फंगसों से आपका कंट्रोल हो गया। ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसी वेराइटियां चुननी पड़ेंगी जो कि इन बैक्टीरिया मतलब रेजिस्टेंस वेराइटियां, जिनमें जो पुरानी है 10-10-20 साल पुरानी है, उनमें तो फंगस ऐसे भी ज्यादा आती है। तो आप अपने जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है या जो रिसर्च सेंटर है, उनसे अच्छे से अच्छा बीज, आज का बीज लेंगे तो बहुत सारी चीजों से वो उन्होंने ऐसे बनाए हैं, ऐसी वेराइटियां तैयार करी हैं कि उनमें ये चीजें कम आती हैं। तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखना। उससे क्या अपन काली फंगस है और जो जैसे आपके दाने हैं तो एक सी मात्रा में नहीं आ पाते, तो वो भी आपकी दूर हो जाएंगे, वो एक से वजन के एक से बढ़िया आएंगे। तो आप उन चीजों का भी ध्यान रखें। कैसे बीज में आप तो खुद ही इतने बड़े बीज के उत्पादक कर रहे हैं, तो आपको बीज के विषय में तो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने तो बहुत सभी जगह से बीज लिए हैं, तो बीजों में तो आप लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और चने में बस ये मतलब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, बावियाना बेसियाना और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों तीनों डालना है, और भी कुछ है? ये तीनों को डालना है बस। अगर आपके में जैसे मान लो दीमक तो नहीं है तो मेटाराइजिम भी अगर डाल सकते हो, अगर आपके नहीं, दीमक दीमक नहीं है, दीमक नहीं। बहुत बढ़िया, बस तो आप ये चीजें मतलब डालिए। मेटाराइजम दीमक दीमक को हटाने का काम करता है। हाँ, मेटाराइजिम दीमक को कंट्रोल करता है, या जो हरे पोपटे लग जाते हैं ना जिनका कवर ऊपर का मजबूत हो, हम्म। वो भी कंट्रोल करता है। तो अच्छा ये अच्छा। चीजें आप, हाँ ये चीजें भी आप और डाल दे में तो इनसे कहीं नुकसान नहीं है, फायदा ही होने वाला है। हेलो तो सर कोई ऐसी चीज जी। ऐसा नहीं है क्या कि ये आपने, तीनों तीनों चीजों को एक साथ मिला के डाल सकते हैं क्या? नहीं मिला के नहीं, आपको गोबर में मिला के जो है ना, हाँ, आप गोबर में अलग तीनों चीज अलग मिला एक साथ मिला सकती है, अलग अलग। अलग अलग मिला में एक साथ मिल, क्या है ऐसे मना नहीं है मिलाने में, कहीं कुछ है नहीं, लेकिन जी। क्या होता कभी भी जैसे कहते हैं ना खीर और दही एक साथ मत खाओ। हाँ खाने की सही तो है दो सर। ही चीज है अपने लिए, और दोनों चीज जी। अपनी थाली में आती, पर क्या हम्म। करो कि खीर आप बाद में खा लेना, और आपकी जो आपको जो दिया हुआ रायता उसको पहले खा लो। जी दो ही जी एक साथ तो मत खाओ, थोड़ा सा रायता खा लिया, थोड़ा सा खीर खा लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना वो। जी। ऐसा है। धन्यवाद धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद, अतिशय सुंदर। जी सर। जी जी हाँ, हमारे बहुत शरद भैया हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता जी उपस्थित नहीं हो सके, तो शरद भैया ने योगाहार मंच पर बहुत अपनी सारे बता दीदी हैंड रेज हो रहे हैं, आप देख लें अगर। बहुत सर हाँ हैंड राइज हो रहे हैं जी। मैं सबसे पहले हैंड राइज लेती हूँ earlier,
बिंदेश्वरी तिवारी जी बिंदेश्वरी जी तिवारी ओम जी, आप अपनी सदन बात को रखिए। नमस्कार। शरद जी से जानना चाह रहा हूँ कि वो जो नीलगाय के लिए बोल रहे थे 1 मीटर तक, उस दवा का क्या नाम है, और क्या जैसे पेड़ पौधा पर नजदीक मार दिए जिसको खा जाते हैं तो उस पर कोई असर करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो एक कंपनी ने बनाई हुई है। वो रमेश दादू ने दिलवाई थी। और वहां पे बहुत अच्छा उसका कोई जैविक तरीके से ही उन्होंने लिखा है कि हमने जैविक तरीके से बनाई हुई है। और हाँ। उसका रिजल्ट काफी, उसमें लिखा तो 1 महीने रहता है, लेकिन 15-20 दिन का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा। जहां भी अपन लोग कर देते हैं वहां नील गाय है, और आपका जो जैसे सुअर है, और ये चीजें नहीं आती हैं। तो ये हम्म, बहुत अच्छी वो दवा है। आप दादू से नंबर ले लें, या मैं उसकी फोटो आपके उसमें बाद में देता हूँ आपको। जी 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 जी। हेलो और सर, एक और ये दीप ज्योति वालों ने बनाई है। 450 रुपए एक किट आ रही है उनकी, और उसमें हाँ 2 जी पंप जी बनती है दवा। जी अच्छा। जी। ये मैंने उपयोग किया है, उनसे बुलवाया मैंने, हाँ जी हाँ। और कैसे असरदार कैसे दवा है। रिजल्ट रहे 20 आपके से 25 आपके? जी बढ़िया रिजल्ट है उसके। 15-20 दिन उसका रिजल्ट पक्का है उसमें। हाँ, दिव्य या पंद्रह ज्यो- बीस मेड़ों दिन पे, बढ़िया रिजल्ट मिलता है, और आप हाँ उसको। बढ़िया रिजल्ट। मेड़ों के उसका आसपास नाम आप क्या? फसल में भी डाल सकते हो, तो फसल में जी, कोई नुकसान नहीं आता। वो कड़वी दवा रहती है उसके। सुअर, नीलगाय या ऐसी कोई चीज, आप गाय भैंस ये भी नहीं करती उसको फिर। बहुत बढ़िया सर उसका और नाम अगर क्या आपकी है? एक चीज और है, अगर बोनी में अभी आप कर रहे हैं, और चने में लगता है कि आपको कोई चीज खा रही है, और उसको मिला के अगर आप बोनी करते हो, तो भी आपकी जैसे सुअर खोरने वाली, वो खोरेगी नहीं उसको। और अगर कोई चीज खाने वाली है तो उसको खाएगी नहीं। ये भी बहुत हाँ, उपयोगी। सर उसका नाम क्या है, दिव्य ज्योति में जो बनाता है? उसका दीप ज्योति फार्मास्यूटी है। ये खातेगांव सतवास की है उनकी कंपनी। मंडी दीप में है उनकी कंपनी, वहां से बनती है ये। अच्छा, दादू दिव्य उसका नाम दे देंगे चैट बॉक्स में, अच्छा। तो सर आपको और मिल जाए। पूना का एक कंपनी ने हम अचानक फेंसिंग खोज रहे थे, घेरने वाला फेंसिंग तार का, तो पहुंच गया उसके पास जो हम लोग कीटनाशक के लिए लगाते हैं, जाल। तो चिपचिपा जाल, और उसके पास सोलर वाला जाल। तो जो वहाँ लेडीज हैं वो चाहती थी कि हम आपके सदन में एक दिन चर्चा करें, जिससे लोगों को और कम पड़ेगा रेट। नहीं तो बहुत बढ़िया, आप रंजना बहन जी से उनका संपर्क करवाइए और कि बात करवाइए। उन्हीं उनका नंबर आप बहन जी को दीजिए, वो बात कर लेंगी। रंजना बहन जी से वो बात की थी शायद, बोल रही अच्छा, थी जी 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 जी। तो वो कि उनसे बात कर लेंगी, तो वो बात हमने अगर। बात किया था, और डेट भी मिला हुआ था पीछे सोमवार को, कल जी जी। का, लेकिन वो अच्छा, तो आई नहीं। अब वो होता है ऐसा कोई बात नहीं, वो फिर से बात करेंगे और जी फिर जी जी, ठीक 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 है। जी। जी ओम। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। जी आप आइए। और जी आदरणीय अजय जी धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि असल में जो मौसम परिवर्तन के का 2 प्रश्न हैं कि मौसम परिवर्तन के चलते या समय में ये जो हमारे मौसम में थोड़ा-सा डिसबैलेंस के चलते कह सकते हैं कि जो कीट-पतंगे हमें जनवरी के बाद फरवरी-मार्च में जो देखने को मिलनी थी, वो पहले दिखने लगी हैं। ऐसे ही आभास आया है। और यानी अक्टूबर माह में दिख रही हैं। बहुत सारे कैटरपिलर्स जो बाद में दिखते थे, वो अभी दिखने को लगे हैं। तो ऐसे में किसान भाई कैसे अपने खेतों की सुरक्षा कर सकते हैं? और दूसरा आदरणीय सर से ये भी प्रश्न है कि जो खासकर आजकल सब्जियों की तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो सब्जियों के खेतों में, छोटे-छोटे प्लॉट्स में कैसे हम बायो फर्टिलाइज़र्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं और किन-किन बायो फर्टिलाइज़र्स को हम डाल सकते हैं? जी, आदरणीय आपके लिए ये प्रश्न है। जी। जी सर, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके। और ये खेती करने में बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी। इस समय जो कीड़े अपने पास आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप ट्रैप लगा लें। बढ़िया, अगर आप सोलर ट्रैप लगा लें, या आपका लाइट ट्रैप जो आते हैं आपके, लाइट ट्रैप, आप छोटे छोटे लाइट ट्रैप लगाएंगे, तो इनसे जो कीड़े आपके आ गए हैं, मतलब बन गए हैं, वो कीड़ों को आप ट्रैप के माध्यम से
1 एकड़ में अगर आप 5 ट्रैप लगा लेते हो तो वो पूरे कीड़े आपके कंट्रोल हो जाते हैं। और आप जैसे सब्जियों में कंट्रोल करना है तो आपको नीली पीली पट्टी लगाना है, नहीं आपको बाजार से खरीदना है तो आप नीली पीली पट्टी पे ग्रीस लगा दीजिए और ग्रीस लगा के आप वो पट्टियां आपकी बेल के पास, आपका टमाटर का पेड़ है, गोभी का है, वहां अगर आप लगा देते हैं तो वो पूरे जो छोटे छोटे जो नए हैं जो टिड्डे उचकने वाले, काटने वाले, वो सारे उसमें चिपक जाते हैं बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। और अभी आप उसमें जो आगे उनकी संतति ना बढ़े तो आप बवेरिया का आप उसमें और मेटाराइजिम दोनों का आप उपयोग कर लीजिए तो अभी आपको उनमें कंट्रोल मिलने लगेगा। मेटाराइजिम डालेंगे तो आप देखोगे कई टिड्डे धीरे धीरे भूरे होने लगे हैं, उनके खाने की क्षमताएं कम हो जाती हैं और वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। आप ऐसे करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जैसे आपकी मान लो लौकी लगी है या आपको टमाटर लगा हुआ है तो उसके साइड में आप थोड़ी सी भिंडी लगा लो तो सारे कीड़े चूसने वाले वो भिंडी पे चले जाएंगे। तो आप भिंडी पे आप कोई भी दवा डालेंगे तो आप वहां पे उसको मार सकते हो। आप ऐसे आपको कीड़ों को एक साइड भी आप ले जा सकते हो। तो उनको भी एक तरीका होता है कंट्रोल करने का। दूसरा सबसे अच्छा है आपकी फसलों में नहीं लगे तो अभी आप जो अरंडी का तेल है और मिट्टी का जो स्प्रे बताया सन वो बहुत अच्छा है, बहुत असर है उसका। तो आप पेड़ों में भी डालिए और स्प्रे भी करिए तो दोनों चीजों से आपको उसकी सुरक्षा मिलेगी। नीम की पत्ती का काढ़ा, सतपत्ती काढ़ा बनाइए, काढ़े का उपयोग भी आप करिए, उससे भी आपके कीड़े से आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। अब आपको जैविक रूप में आपको अपने खेतों में छोटे छोटे प्लॉट में सब्जी बनाने के लिए जो उपयोग करना है तो उसके लिए आप सबसे अच्छी है अपनी वर्मी खाद आपके पास अगर है या आसपास मिलती है तो वर्मी खाद डालें। आप वर्मी खाद आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास बड़ के पेड़ हों या कोई पेड़ हो तो वहां की मिट्टी भी आप ला सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप वहां का अपना कार्बन देखें कितना है और वो बड़ के नीचे की मिट्टी का कार्बन देखें। आपको समझ आ जाएगा कि यार हम तो 2 से 3% वाले कार्बन की मिट्टी ऊपर ऊपर की मिट्टी आप लाके यहाँ डाल दें में आपके जो भी सब्जी के छोटे छोटे प्लॉट आप लगा रहे हैं तो उसमें एकदम से उपज बढ़ेगी। आपको जो बीज बोना जैसे लौकी कद्दू बेल वाली चीजें जहाँ बो रहे हैं वहां के गड्ढे में अगर आप वहां की 1 किलो का तकरीबन मिट्टी आप लाके बड़ के पास की डाल देते हैं और उसमें आप कोई भी अरंडी का तेल हो, सरसों का तेल हो, इन तेलों का अगर आप उपयोग कर लेते हैं तो आपका पेड़ बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा पेड़ उठेगा। उसके बाद आपका जीव अमृत आपने अगर आपके पास है उसका कल्चर तो जीव अमृत, गो अमृतम इनका आप उपयोग करेंगे आपके खेतों में तो उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। गो अमृतम बनाना बहुत अगर केबी के आसपास है आपके तो बहुत बढ़िया मिल जाता है या कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज हो या वहां पे जो भी सेंटर हो या वहां पे जैविक करने वाले किसान हो तो वहां से आप जैविक आप गो अमृतम का कल्चर लेके अपने घर में बना ले में। हमने बताया था आपको कि गुड़ की जगह अगर आप गन्ने का उपयोग करते हैं तो आपका गो अमृतम बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एक बार पवन सर जी ने हमारा रखा भी था तो हम लोगों ने दूसरी जगह उनको बहुत उन्होंने भी बहुत इसकी वो की थी कि यार ये जो गन्ने से बना हुआ गो अमृतम है इसके रिजल्ट बहुत तगड़े हैं, इस चीज का प्रमाण है। तो ये चीजें आप अपने खेतों में उपयोग करें। अब आपको जैसे आपने देखा होगा कि आपके खेतों में बहुत दिन से केमिकल यूज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा केमिकल पहले साल यूज करना पड़ेगा। अब एकदम से आप जैविक में नहीं जा सकते, आपको तीसरे साल ही उसको खत्म करना है। अगर आपने सोचा कि मैं इसी साल पूरा केमिकल हटाऊं और पूरा जैविक कर दूं तो आपकी पैदावार में कमी आएगी जो आपको सहना पड़ेगा। अगर आपकी पैदावार में कमी नहीं लानी है तो आप 20-20% के हिसाब से 30-30 पर पहले साल 20% करें, दूसरे साल 30% करें, ऐसे कम करते करते चौथे साल पूरा उसको हटा दें तो आपके खेती को पूर्णतः वो जैविक हो जाएगा। आपके जैविक बीज का आपको चुनाव करना है। जो नेचुरली अपने यहाँ के बीजे हैं उनमें बहुत कम फंगस प्रॉब्लम लगती, जो बाहर से आए हुए हाइब्रिड बीज हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का निरंतर आपके खेत में आप उपयोग करेंगे, नमी में करेंगे, शाम के समय डालेंगे तो आपके खेतों के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ये सारी चीजें मैंने यहाँ योगाहार से ही सीखी हैं। और आपको बताऊं
इनका अपने खेतों में भरपूर उपयोग किया और इनके लाभ प्राप्त किए हैं मैंने। दिनेश सर और कुछ इसमें हो तो बताएं। जी, जी, धन्यवाद सर। एक प्रश्न ये है कि गुड़ और गन्ने की जगह क्या सीरे का उपयोग भी हम जीवामृत या गोमृत बनाने के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, जी, उसका भी आप धन्यवाद। उपयोग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया चीज। जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और मैं अगला सवाल आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का लेती हूँ। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम सदन को नमन। जैसे कि अभी शरद भैया ने जो बताया उसका सही उपयोग राजेश गौर जी ने अपने चने के खेत में किया है, तो मैं राजेश गौर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उनके पिछले साल के जो अनुभव है वो यदि बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आदरणीय राजेश गौर जी, सॉरी राकेश गौर जी। जी ओम सदन में सभी को। पिछले साल मैंने चने पे इसके ट्राइकोडर्मा बावेरिया सोडोमोनास इनका प्रयोग किया था। और ये बात सत्य है कि अगर नमी अच्छी है खेत में तो मतलब जो खराब फंगस जो अपने फसल को नुकसान देने वाली फसल फंगस वो ज्यादा डेवलप होती है और ज्यादा नुकसान करती। और अगर अपन ये चीजें डालते हैं तो वो अपनी ये ट्राइकोडर्मा बावेरिया अगर डालते हैं इसी नमी में तो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है। और अपनी फसल को मतलब शुरू से ही अभी अच्छा मौका है, जैसे अभी नमी पर्याप्त तो खेत में बारिश भी हो रही है। अगर अपन अभी डाल के रखते हैं अपने खेत में तो ये आगे के लिए अपने वो पूरी फसल के लिए बहुत एक मतलब कहना चाहिए कि सुरक्षा कवच जैसा काम करेगी। अगर अब इस समय अपन अगर पूरे नमी में अगर डालते हैं बावेरिया सुडोमोनास और ये ट्राइकोडर्मा तो अपनी फसल में पूरी फसल चक्र इसके बाद में मूंग तक का असर देखने को मिला मेरे को। पिछले बार से जो चने में डाला मैंने वो मूंग गर्मी तक के मूंग में भी असर देखा उसका मेरे को। वहां तक वो जो तना वाली फंगस आती थी वो उस जगह पे नहीं आई। मतलब ये मेरे को समझ में आया पिछले बार चने पे डालने से। जी ओम जी। जी आपका उत्पादन कैसा हुआ था ये भी बताएं। 1 एकड़ में 9 कुंटल चने निकाले थे मैंने पिछले वर्ष। हेलो जी 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 हेलो आवाज नहीं आ जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ रही बहुत अच्छे सर आ रही। बहुत बढ़िया। आपने कितने बार इसका स्प्रे किया था ये भी बताएं। तीन बार स्प्रे किया था पिछले बार कुछ ऐसा योग भी बना था कि जैसी बारिश होती थी तो मैं नमी को देखते हुए मतलब चने में 3 बार जैसी बारिश होती थी वैसी मैं सबसे पहले स्प्रे का लगवाया था। तो मतलब ठंडा मौसम अनुकूल भी बहुत अच्छा मिला मेरे को पिछले बार। और वैसे ही अभी भी समझ में आ रहा है जैसे अभी इस समय अगर डल जाता है अपनी जमीन के अंदर ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से इसके परिणाम आपको नजर आएंगे। मतलब आपको ये समझ में आया कि बाजू खेत में अगर नहीं डाला तो उसमें और इसमें बहुत आपको भिन्नता दिखेगी। और आपने जो धान में उपयोग किया उसका कैसा रहा रिजल्ट। धान का तो मेरा 1 रुपए का कोई खर्च नहीं किया इस बार धान में मैंने। पूरा ऐसी से पूरी धान का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब और तो और जो मतलब कौन सा बोलते हैं बीपीएच जो रोग बोलते हैं बहुत खतरनाक रोग होता है। मतलब उसमें फसल अगर आप 2 दिन नहीं देख पाएंगे तो पूरी फसल घूम जाता है मतलब वो फैल जाता है। तो उसको भी इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। मतलब वो रोग भी नहीं आ पाया। जहाँ केमिकल डाला था उस खेत में मेरे को वो रोग देखने को मिला और अपने खेतों में कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये अभी बीच में यादव जी आए भी थे तो खेत दिखा भी था उनको, मैंने देखने गए भी थे तो वो उन लोगों ने इसको माना कि नहीं यार इसका रिजल्ट बहुत अलग दिख रहा है। केवीके के वैज्ञानिक आए थे क्या आपके यहाँ पर, उनने क्या कहा है। हाँ उन्होंने तो कहा ये तो इसके रिजल्ट तो बहुत शानदार आते ही बोले किलने के, ये तो डालना ही चाहिए किलने के। आदरणीय ब्रजेश सर जी भी आए थे उनको मैंने बताया था किलने तो वो कह रहे थे नहीं किलने के इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है बोले इसका ये ताजा बना के डाल रहे हैं तो इसके कारण उसको रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है बोला आपका। दादू आपने उपयोग करा आपके खेतों में। चूंकि मैंने कम उपयोग किया है और मैं इसका पूरा नहीं कर पाया,
पर जो उपयोग इन्होंने किया है, गणेश गणेश गौर जी ने जो उपयोग किया है और आपने उपयोग किया है, तुलाराम जी ने उपयोग किया, आदरणीय यदि तुलाराम जी हैं तो वो भी अपने अनुभव बताएंगे। नहीं दादू, हम तो आपके खेत का उपयोग सुनना चाह रहे हैं, आपने अपने खेत में कितना। क्योंकि मैंने उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपना खेत बेच दिया था दूसरे को, तो मैं उनके खेत में अपना कुछ कर नहीं पाया, है ना। क्योंकि जब हमने दूसरों को दे दिया तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे कि आप वो उन्हें जैसा बोना था वैसे बो दें, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं हम हमारे जो सदन के लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है, जो चीज आदरणीय शरद भैया ने बताई है, आदरणीय गौर साहब ने बताई है, और हम लोगों ने जो पिछले वर्ष से प्रयोग किए हैं, आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी ने भी पिछले बार इनका उपयोग किया था, तो इनके अनुभव को देखते हुए आप लोग भी इसको करें। आप लोग जैसे हम लोग अभी ये इसका लिक्विड लेकर के आ रहे हैं, और लिक्विड ला करके हम आप लोगों को भी ये विधि बता सकते हैं कि आप इसको अपने यहाँ पर भी आप थोड़ी सी भी यदि व्यवस्था कर लेंगे तो इसको आप बढ़ा सकते हैं और अपने खेत में अधिक से अधिक उपयोग कर बहुत इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे मतलब सदन का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण होगा, और आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। हर बार शनिवार को आप लोग जुड़ते ही हैं, और जो नए लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी जोड़ें। तो आदरणीय संतोष चौहान जी जो बात कर रहे हैं, और उस बात को भी आप समझ करके इसको आगे बढ़ा लेंगे। और ये देखिए, जब आप स्वयं अपने खेत पर इसको बनाएंगे तो ये बहुत महंगा नहीं पड़ता। आपको लगता है कि हमने 4-5 चीजें बताई है, जैसे सर ने अभी हमारे आदरणीय शरद भैया गौर साहब ने बताया है, बवेरिया बेशियाना है, वर्टिसिलियम है, माइकोराजियम है, ट्राइकोडर्मा है। ये चीजें जो है आप 1 लीटर से 200 लीटर तक बना सकते हैं। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपको दवाई बहुत महंगी पड़ेगी, बस कुछ आपको थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारी फसल को बचा पाएंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी जमीन भी उपयुक्त हो जाएगी। जियो दादू, वो एक दवा का नाम बता देना जिससे वो नहीं आती ना, नील गाय, और वो जो वो दवा का नाम भी बता देंगे, और वो उनका नंबर हम इनको दे देंगे, है ना। वो हमारे जो दीपक दादू राय जी जो है, हाँ जी दादू हरिओम। जो जी दवा का ये पूछ रहे हैं उन भाई साहब का नंबर है मेरे पास, दीपक राव है, हाँ हाँ 9977 113039, ये उनका नंबर है। ये सभी ग्रुप में सेव कर लें, उनके पास ये दवा है, वो ही बना रहे हैं इस दवा को, नील गाय और सुअर की दवा को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और आज के मुख्य अतिथि महोदय से हमारा संपर्क भी वहीं खाते गांव में हुआ था। वो बहुत बढ़िया और अच्छे आयुर्वेद के जानकार है, पर शाम को उनसे चर्चा भी हो गई थी, उन्होंने लिंक भी देख ली थी, पर पता नहीं क्या परेशानी, कोई घटना घट गई है, क्या हुआ, वो फोन नहीं उठा पाए और वो जुड़ नहीं पाए। मैं बाद में उनसे बात करने का बहुत प्रयास किया। कल मेरी खूब उनसे 2-3 बार चर्चा हुई थी, और वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है और लगभग मेरी उम्र के ही है। तो बहुत उनका अनुभव है। आदरणीय पटेल साहब में और राकेश गौर जी, हम उनके साथ हमने बहुत अच्छे समय बिताया है, और आज नहीं तो फिर जब भी समय मिलेगा हम उनको आमंत्रित करेंगे। और आदरणीय मैं पवन सर को आमंत्रित करता हूं, यदि वो हैं तो आकर के आज की चर्चा पर अपने वक्तव्य दें। जी ओम। जी नमस्कार। ओम। आज की वार्ता मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर आज की वार्ता। ये नहीं लग रहा था कि कोई वैज्ञानिक बोल रहा है या किसान बोल रहा है। जो शरद वर्मा जी ने अपने अनुभव बताए, तो ये प्रैक्टिकल जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसको हम उपयोग में लाएंगे, और अपने स्तर से जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमें मिलेगा।
बहुत बढ़िया आज का सत्र। और ऐसे जो आज हमारे मुख्य वक्ता आज नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, जो भी उसके कारण है आने वाले समय पर उनको बुला लीजिएगा, और अगर वो आने वाले दिनों पर जब भी जुड़ेंगे तो अपने अनुभव भी वो सुन पाएंगे। तो ये इस तरह से हम सीखने सिखाने का ये जो कार्यक्रम हमारा अब ये बहुत अच्छा इसके अनुभव हमारे रह रहे हैं। जिस भी प्रकार से यह काम हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि अब जो आने वाले दिनों में हमारी अब फसलें होने वाली हैं, रबी की फसलों में ये चीज़ों का उपयोग करके, और अब सवाल यह भी है कि हम जो उत्पाद बन रहे हैं, जो भी उत्पाद निकल रहे हैं, उनके जो विशेष रूप से जो ऐसे शुद्ध उत्पाद हैं, तो जैसे ही आपके पास उपलब्ध होते हैं, तो मेरा अनुरोध सभी से ये रहेगा कि उत्पादों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको भी, उसके लिए भी एक सत्र जरूर रख लें। तो हमारे जो ये शुद्ध उत्पाद है, बिना केमिकल का उत्पाद है, इसमें इसको मार्केटिंग करने के लिए भी उन व्यक्तियों के पास जरूर पहुंचने के तरीके ढूंढने हैं जो कि इसकी चाह रखते हैं, और अपने उत्पादों को हम केवल मंडी में ही नहीं बेचें, उसके अलावा जो लोग इसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं, ऑनलाइन भी खरीदने के लिए इच्छुक हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, और जो उपभोक्ता की आवश्यकता है उतनी ही क्वांटिटी उसको भेजने का प्रयास करें। और ये छोटी छोटी क्वांटिटी होगी, तो लेकिन हम समन्वित रूप से जो हमारे अलग अलग जगह पर हमारे किसान काम कर रहे हैं और अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं, अगर वो टीम की तरह काम करेंगे उस चीजों में, जिस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा बिवेरिया मेटाराइजम बनाने के लिए आप टीम की तरह काम कर रहे हैं, वैसे उत्पादों को बेचने के लिए टीम के रूप में आप किस प्रकार से काम करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पर मंथन करें, बातचीत करें, और इस मंच में भी आने वाले दिनों पर इसमें आपकी जो कार्य योजना है, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या ऐसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपने विचार जरूर दें। मैं इस काम के लिए भी सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे नर्मदापुरम की जो टीम है, उसके किसान मिलकर के आपस में पहले विचार विमर्श कर लें, अलग से अपनी मीटिंग कर लें, अलग से अगर साथ मिल सकते हैं तो साथ मिल लें, नहीं तो गूगल मीट कर लें, जरूरत है तो मुझे भी उसमें बुला लें शाम के टाइम पर, जब भी उपयुक्त समय है, तो हम इस रणनीति के बारे में और अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम उत्पादन करते जाएंगे और फिर हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन इस मंच के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, उनको किस प्रकार से इसका लाभ मिल सकता है, और हम परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार का लाभ दे सकते हैं, इस विषय पर मेरा अनुरोध रहेगा कि इसमें अग्रणी आप भूमिका अपनाएं, और इसी तरह से अलग अलग जलवायु क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान हैं, वो अपने इस तरह से अपनी टीम बना करके उत्पादों के बारे में बताना शुरू करें। तो बताना जब शुरू करेंगे तो उनको ऑर्डर भी मिलना शुरू होंगे, उस पर भी हम अनुभव ले सकते हैं कि कुछ हमें इसमें सफलता मिलेगी, कुछ सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगली बार जब काम करेंगे तो वो फिर पक्का स्थायी रूप से काम ये जो है ना वो एक अपने मुकाम तक पहुंचेगा। तो हम इस तरह से अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करें, केवल उत्पादन ही नहीं, उसकी मार्केट और उससे उसके माध्यम से जो उपभोक्ता तक है वहां पर भी हम पहुंचने का प्रयास करें। आज के लिए मेरा सुझाव यही है। आशा है कि आप सब लोग इस पर भी अपने अपने विचार, कमेंट और आगे कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्पादन की चर्चा के बाद उसके विपणन की चर्चा की। निश्चित रूप से नर्मदापुरम उसमें भी आपके विचारों को चरितार्थ करने का प्रयास करेगा। और मैं राउत सर से निवेदन करूंगा कि आज की जो चर्चा हुई है, जिसमें आदरणीय शरद भैया और राकेश जी ने जो अनुभव सुना है, या हमारे अशोक पटेल ने जो प्रश्न किए हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आदरणीय डॉक्टर राउत सर? धन्यवाद दादू। जी दादू धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसा आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि जब शरद भैया बोलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई किसान बोल रहा है, ऐसा लगता है वैज्ञानिक बोल रहा है। और ये इनकी क्रियाशीलता और
कार्य के प्रति जो लगन है, समझने की, चीजों को अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। तो जब आप कोई काम वैज्ञानिकता से करते हैं और उसके अंदर तक जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा करते हैं। तो यही शरद भैया की खासियत है। और दूसरा, मतलब उनमें इतना खेत और इतनी खेती होने के बाद उनके दिमाग में कहीं भी ये नहीं है कि मेरे पास इतना है। उनको हमेशा ये लगता है कि मैं और क्या ले लूं। तो ये जो ललक है वो उनको और बड़ा बनाती है और जो उनकी समझ है उसको और विकसित करने में सहयोग करती है। और निश्चित रूप से राकेश गौर जी ने जो अनुभव बताए हैं, सब लोग, ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे नर्मदापुरम की टीम है, ये ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गई है। मतलब ऐसे फटाफट नाम लेते हैं ना जो माइक्रोब्स के, तो कहीं लगता ही नहीं कि ये कोई किसान बोल रहे हैं। मतलब एक बड़ा ऐसा मंच लगता है जो अपनी बात कह रहा है। बेवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम, स्यूडोमोनास, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात इस तरह से होती है जैसे कोई माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट की कोई लैब हो, कोई पीएचडी स्कॉलर हो और वो आपस में चर्चा कर रहे हो। तो ये बड़ा सुखद अनुभव है। और निश्चित रूप से ये हमें जो हमारी प्राकृतिक खेती की रास्ते में आगे ले जाएगा। पर फिर भी इसमें कई जगह हमारी रुकावटें हैं। इनमें क्या है, जब हम माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हैं तो इसमें सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है। क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी आपको कुछ ऐसे मुकाम पे ले जा सकती है जो कुछ कष्ट कर मतलब हमको दे सकती है। तो हम कंटेमिनेशन से बचें, कोशिश करें कि किसी तरह का जो भी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं कंटेमिनेशन से बचें। नहीं तो पता चला कंटेमिनेशन आ गया तो हम अच्छा करने जा रहे थे और थोड़ा सा कंटेमिनेशन हमारी पूरी मेहनत को खराब कर देगा। तो प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। और कई सारी चीजें जो है एक दूसरे को रोकती भी है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को भी रोकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको काम करने की जरूरत है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे जो आपकी जो टीम है नर्मदापुरम की, ये मध्य प्रदेश को नहीं पूरे देश को दिशा देगी और हम योगाहार के माध्यम से इसको आगे ले जाएंगे। बहुत सुंदर कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रयास बहुत बहुत बढ़िया है। जी ओम। जी ओम, बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से आपने जो कंटामिनेशन की बात की है, हम सब आप लोगों के जानकारी के आधार पर, आप लोगों की समझ के आधार पर, आपसे सलाह लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपका जो ज्ञान है, क्योंकि हम लोग तो खेत में करने वाले लोग हैं, परंतु आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसी बात में आपने उसकी पीएचडी तक पढ़ाई की है और उस पर निरंतर कुछ ना कुछ शोध करते रहते हैं। तो आपके शोध का हमें लाभ मिले। आप अलग अलग तरह से जो बात हम कह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा और अपने तरह से वैज्ञानिक तरीके से उसको जांचे परखे। और हम लोग, हमारे सदन को यदि आप बताएंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपका जो उसमें शायद आपके पास शासन की ओर से कुछ इस तरह के शायद अड़ंगे भी आ सकते हैं कि आपको तो जैसे हमें एक पाठ्यक्रम दे दिया जाता है कि शिक्षकों को ये पढ़ाना है। अब वो शिक्षक की पाठ्यक्रम वो पढ़ा देते हैं, उसी तरह से सब लोग बंधे हुए रहते हैं कि आपको ये इस पर ही खोज करना है, ऐसा ही करना है। पर उसके अलग जाकर भी यदि आप कुछ करते हैं तो वो समाज के लिए उपयोगी होता है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं, जितनी मदद करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जी ओम, आपने हमें सुझाव दिए उसके लिए धन्यवाद। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब और आदरणीय शरद भैया का बहुत बहुत मनपूर्वक मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के जो चर्चा सत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे सदन में बहुत सुंदर चर्चा और संवाद हुए और किसानों को निश्चित लाभ मिल सकता है। ऐसे आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में शरद भैया ने गेहूं चना पर अपनी बात और सब्जियों पर भी, मिक्स खेती पर, तो मैं शरद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मैं कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए मैं आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ।
जी, आदरणीय जी, जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और आज की हमारी योग का सत्र बहुत ही सुंदर रहा हमेशा की तरह। मैं आदरणीय योग शिक्षक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी के माध्यम से, आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से। और जो द्वितीय सत्र रहा उसमें आदरणीय का नाम लिया योग शिक्षक तैयार हुए। जी, जी। योग शिक्षक का आपने नाम लिया एकदम से कैमरा खोल दिया। देखिए योग शिक्षक हाजिर हो गए बिल्कुल। सादर सादर नमन आदरणीय आपको सादर नमन और साथ में आज के हमारे आप माताश्री की अनन्य भक्त हैं और आपकी जो मुस्कुराहट है वो ऊर्जामयी है। हमें अपने सत्र के साथ-साथ अन्य सत्रों में भी और यदा-कदा दूरभाष पर और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। इस तरह से हम निरंतर सोपान कर रहे हैं अ, आपकी ऊर्जा का और ये ऊर्जा हम पे बरसती रहे आदरणीय। और द्वितीय सत्र में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से संक्षिप्त में और समग्र रूप से कैसे हम गेहूँ में और चने में, सब्जियों में जैविक तरीके से हम तैयारियाँ करें इस मौसम के लिए और क्या-क्या करें? आपने यहाँ तक बताया कि अब अगर हमें लगे कि अपने खेत का कार्बन कुछ कम हो रहा है या उसमें जो अच्छी बैक्टीरिया हैं उनकी कमी है तो हम पीपल या बड़ के पेड़ से भी वहाँ से भी हम कुछ मिट्टी ला सकते हैं। और आपका जो अनुभव है वो अगाध अनुभव है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक जीवंत उदाहरण हैं कृषि ऋषि परंपरा